पिछले दिनों हमने चिंतन की शुरुआत की थी और इसी क्रम में भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात हमने शुरू की थी। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसके अंतर्गत मनु, कौटिल्य, शुक्र आते हैं, और भी जैसे मैंने बात की थी अन्य महाभारत और रामायण के ग्रंथों की, इन्हें हम थोड़ा बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से इसकी शुरुआत कराती हूँ। और जब हम ये इस क्रम को शुरू करते हैं तो जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारक हमको पढ़ने हैं उन सबको हम थोड़ा अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। कई विचारक ऐसे हैं जो समाज सुधारों पर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कई विचारक ऐसे हैं जो जिनका ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है, और कई विचारक ऐसे हैं जिन्होंने भारत की राजनीतिक आज़ादी और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहुत इम्पोर्टेंस दी, बहुत अधिक उस पर बल दिया। हालांकि जब हम सभी विचारकों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सब बिंदुओं पर अपनी बात कही है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कई बार अलग अलग विचारकों का ध्यान इनमें से किसी एक अलग पक्ष को मजबूती के साथ उठाने का रहा है। जैसे यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मुद्दे इसको बहुत ही अहम तरीके से उठाया है। जहाँ तक हम बात करें तिलक की, तो तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बजाय कि समाज सुधार के। उन्होंने देश की आज़ादी को ज़्यादा महत्व दिया समाज सुधारों की बजाय। इसी तरीके से महात्मा गांधी की यदि हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जो चिंतन है उसमें समाज सुधार और देश की आज़ादी, ये सब दोनों जो चीज़ें हैं ये पैरेलल चलती हैं। गांधी जी जब राजनीतिक जब आज़ादी लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद जब विश्राम की कुछ स्थितियों में आते हैं तो वो कुछ समाज सुधार और सामाजिक मूवमेंट को शुरू करते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग क्रम रहा है। जहाँ तक दयानंद सरस्वती हैं, वो धर्म और समाज सुधार को लेकर बहुत अपनी बात कहते हैं। यहाँ पे कुछ हमें ये भी देखना होगा कि इन सभी भारतीय राजनीतिक चिंतन जिनकी मैंने बात की है, ये हमारे प्राचीन जो संस्कृति है उससे प्रेरित रहे हैं। जैसे कहीं पर तो वेदों से प्रेरणा ली गई है, कहीं उपनिषदों से प्रेरणा ली गई है, कहीं गीता का ज्ञान ये महत्वपूर्ण रहा है। तो ये जो भारतीय संस्कृति के जो कहीं उपनिषद जैसे ग्रंथ मैंने अभी आपसे चर्चा की, तो इन सब का जिक्र है। जैसे अगर आप राजा राम मोहन रॉय को लें तो वो उपनिषदों से प्रभावित हैं, स्वामी विवेकानंद उपनिषदों से प्रभावित हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों से प्रभावित हैं। तिलक का चिंतन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ गीता रहस्य उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो गीता का ज्ञान वहाँ महत्वपूर्ण है। तो ये एक विचारधारा रही है पूरी भारतीय राजनीतिक चिंतन की। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरीके के विचार यहाँ पनपे हैं। जहाँ तक हम आर्थिक मुद्दों की बात करें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का आर्थिक राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका एक पूरा चित्र खींचा है। समाजवादी विचारकों में अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, इन सब का भी अपना योगदान है भारतीय चिंतन परंपरा को समृद्ध करने में, उसको विकसित करने में। तो ये अलग अलग तरीके की धाराएं रही हैं, और इसके अंदर कई विचारक ऐसे हैं जो थोड़े क्रांतिकारी टाइप के हैं, जो अपनी दृढ़ राय रखते हैं, और कुछ उदारवादी हैं। उदारवादियों में हम गोपाल कृष्ण गोखले को ले सकते हैं, और उग्रवादियों में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ले सकते हैं। तो ये जहाँ तक अन्य सभी विचारकों ने अपनी जो किसी भी तरीके के अन्याय को सहन करने का विरोध किया है, और इनका विरोध करने का जो तरीका है, इनका विरोध करने का जो ढंग है वो अपना अलग अलग है। कई राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर भारत की आज़ादी की बात नहीं कही है, लेकिन वो उनके जो विचार हैं, उनके जो चिंतन हैं, उसने भारतीय राजनीतिक जो
आज़ादी के सिपाही हैं उनको बहुत प्रेरणा दी है। जैसे दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का चिंतन यदि आप देखें तो वहाँ पे सीधे तौर पर स्वामी विवेकानंद के चिंतन में कहीं पर भी हमें देश की आज़ादी की बात की नहीं मिलती है। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में हमें स्वतंत्रता की इम्पोर्टेंस तो मिलती है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधे संघर्ष की बात हमें नहीं मिलती है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों से हजारों युवाओं ने प्रेरणा प्राप्त की और देश की आज़ादी के आंदोलन में वो एकजुट होकर जुट गए। तो ये इन्होंने एक धारा तैयार की जिसने आगे हमको आज़ादी तक पहुंचाया। और बहुत से राजनीतिक चिंतक हमें ऐसे पढ़ने हैं, जैसे तिलक हैं, जिन्होंने खुद आज़ादी के मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया, अपनी हिस्सेदारी निभाई। जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी अपना मूवमेंट पूरा आज़ादी के आंदोलन में दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये अलग अलग धाराएं, अलग अलग चिंतन हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि से ये सभी राजनीतिक चिंतन पनपे हैं। लगभग एक ही समयावधि का चिंतन है ये सारा का सारा, 200-300 सालों के बीच का ये पूरा चिंतन है। और ये सभी विचारक हमको बहुत ही अच्छे तरीके से यदि हम इनका अध्ययन करेंगे तो इससे हमें भारत के इतिहास को, भारत की जो विचारधारा उसको समझने का मौका तो मिलेगा ही। बहुत सी हमारे चिंतन के बहुत से नए आयाम खुलेंगे और वर्तमान भारत को हम समृद्ध और विकसित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे दिशा निर्देश हमको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो आने वाली कड़ियों में हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे।